गणित कक्षा 11वीं एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। जो कि विशेष प्रकार के जो संबंध होते हैं वह होते हैं फलन। इसके पहले हमने फलन, बहुत सारे फलन जो इनके प्रकार हैं वो इसके आगे वाला वीडियो था उसमें हमने समझाए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। क्या यह एक फलन है? तो चूंकि फलन कब होता है कि प्रत्येक जो प्रांत का प्रत्येक अवयव होता है उसका एक अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ देखें अपन 2 का प्रतिबिंब एक ही है, 5 का एक है, 8 का एक है, 11 का एक है, 14 का एक है, 17 का एक है। मतलब 2 का ऐसा तो नहीं किसी भी अवयव के डबल प्रतिबिंब मिले। जैसे 2 का अवयव 1 और 2 का अवयव 3 होता या 2 होता तब हम कहते यह फलन नहीं है, तब यह हो जाता एक संबंध। लेकिन यह एक फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का देखो एक अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। 2 का भी केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, 5 का भी केवल एक। यह जरूरी नहीं होता कि जो इसकी जो रेंज होती है, रेंज यह इसका मतलब है कि प्रांत के जो अवयव होते हैं वह रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे 2 है तो यह 2 कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 फिर 5 जो आगे वाला अवयव होता है एक्स वाला मान वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यह फलन है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। यह एक फलन है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। देखो 2 का प्रतिबिंब केवल एक है, 5 का प्रतिबिंब भी एक है, 8 का प्रतिबिंब भी एक है, 11 का प्रतिबिंब भी एक है, 14 का प्रतिबिंब भी एक और 17 का प्रतिबिंब भी एक। इसे कहते हैं अपन बहु एक फलन, क्योंकि बहुत सारे अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है हमको, तब यह कहलाता है बहु एक फलन, यानी मैनी वन फंक्शन। तो इसका जो प्रांत होगा वो तो यह पूरा का सेट है, पूरा सेट, और इसकी जो रेंज परिसर होगी वो हो जाएगी एक। तो इसका जो प्रांत है डोमेन, वो हो जाएगा कितना 2 पूरा सेट, यानी 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और इसका परिसर यानी जो रेंज होगी वो हो जाएगी केवल एक। रेंज एक ही है। दूसरा क्वेश्चन है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। तो क्या यह फलन है? फलन कब होता है? जब प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 3, 8 का प्रतिबिंब 4, 10 का 5 और 12 का 6 और 14 का प्रतिबिंब है 7। तो कोई भी रिपीट तो नहीं कि 2 का प्रतिबिंब 1 भी है और 2 का प्रतिबिंब 3 है या 2 का 4 है। तो इसका मतलब जो प्रांत का अवयव वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसमें रिपीट नहीं है। इसका मतलब यह एक फलन है। अब इस फलन का जो प्रांत पूछा है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हो जाएगा। और इसकी जो रेंज होगी वो 1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह इसकी रेंज हो जाएगी। यह फलन है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। यह आच्छादक भी है और एक ही फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है हमको। तो प्रकार तो हमसे नहीं पूछे हैं, सिर्फ बताना है कि यह फलन है या नहीं। तो यह एक फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का अलग और केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। अब इसका पूछा गया है सहप्रांत में प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब, इसलिए फलन। इसका पूछा है अपन से प्रांत यानी डोमेन और परिसर यानी रेंज। तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत डोमेन हो जाएगा कितना 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। जो पहला सेट होता है ए वह होता है इसका प्रांत, और सह प्रांत होता है पूरा बी सेट। और जो परिसर यानी रेंज होती है बे अवयव जो कनेक्ट होते हैं पहले वाले सेट से। तो इसकी जो परिसर यानी रेंज है इसकी
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसकी रेंज है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है 1,3 1,5 और 2,5, तो यहाँ देखो प्रांत का अवयव जो 1 है इसके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक का प्रतिबिंब 3 भी है और एक का 5 भी है, तब हम कहेंगे यह फलन नहीं है, क्योंकि फलन होते हैं जो प्रांत के अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सह प्रांत में देखो 3 भी प्रतिबिंब मिल रहा है एक का और 5 भी मिल रहा है, तब यह फलन नहीं है। यह हो जाएगा एक संबंध, यह संबंध है लेकिन फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत का अवयव एक है उसके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, इसलिए यह फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव एक का सह प्रांत में, जैसे सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब 3 और 5 हैं, एक का प्रतिबिंब 3 भी और 5 भी है, तब यह फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तब इसका परिसर अपन को ज्ञात नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो f(x) बराबर ऋण मापांक में x है, तो इसके 2 मान होते हैं अगर x के मापांक x के, कि x जब x बड़ा या बराबर हो 0 के, और ऋण x कब होगा जब x छोटा है 0 से। लेकिन यहाँ क्या है ऋण, तो ऋण का क्या बन जाएगा धन, देखो इस प्रकार के बन जाएंगे ये x, यानी यह होता है जब केवल प्लस का x कब आएगा, प्लस का x आएगा जब x बड़ा या बराबर 0 के, लेकिन यहाँ तो ऋण लगा है तो यह आ जाएगा ऋण x, कब आएगा यह जब x बड़ा या बराबर 0। इसका मतलब है यह आया तो प्लस का था लेकिन यह ऋण लग गया, इसलिए ऋण x, और यह धन का x कब आएगा, क्योंकि ऋण इसका मान आएगा ऋण x जब x छोटा है 0 से, लेकिन यहाँ ऋण है तो ऋण का क्या बन गया धन, जब x छोटा है कैसे 0 से। तो यह इसका जो f(x) जो फलन बनेगा वो इस प्रकार का बन जाएगा। तो यहाँ हमको अगर हम f(0) रखें, हमको प्रांत तो परिसर ज्ञात करना है, अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 तो यहाँ तो ऋण का 0 यानी 0 ही आएगा। अगर हम f माइनस का 1 रखें तो किस में रखना पड़ेगा, x छोटा है 0 इसमें, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। अगर हम f प्लस का 1 रखें, प्लस का 1 x बड़ा या बराबर 0 इस वाले में रखें तब भी क्या आएगा ऋण का 1 ही आएगा। अगर हम 2 रखें तो किस में रखनी पड़ेंगे, x बड़ा है या बराबर 0 इस वाले फलन में तो ऋण के 2। और अगर f -2 रखें अपन -2 तो x छोटा है 0 इस वाले में, क्योंकि माइनस के 2 हैं जो 0 से छोटे हैं, तो इस वाले में रखेंगे तब भी ऋण के 2। इसका मतलब हम धन का मान रख रहे हैं तब भी ऋण आ रहा है और ऋण का मान रख रहे हैं तब भी धन का मान प्राप्त हो रहा है, तब इसका प्रांत यानी जो मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ रख तो पूरे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो हमको प्राप्त हो रहा है वो केवल ऋण अनंत से 0 तक प्राप्त होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूरी प्राप्त हो रही हैं। तो इसका जो प्रांत होगा डोमेन, जो मान हम रख सकते हैं वो हो जाएगा इसका डोमेन। तो कितने मान रख सकते हैं, पूरे रियल नंबर यानी पूरी वास्तविक संख्याएं, लेकिन हमको जो प्राप्त होगा यानी परिसर, इसकी रेंज होगी वो हो जाएगी क्या, जो प्राप्त कभी भी हमको धनात्मक मान तो प्राप्त होंगे नहीं, यानी हमको प्राप्त होगा ऋण अनंत से 0 तक, ऋण अनंत से 0। तो ऋण अनंत तरपी छोटा कोष्टक इस साइड बंद, आधा खुला आधा बंद अंतराल, तो यह इसकी आंसर हो जाएंगी। इसका जो दूसरा क्वेश्चन f(x) बराबर √9 ऋण x वर्ग, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो इसका हमको परिसर और प्रांत ज्ञात करना है। तो किस प्रकार इसका हम प्रांत ज्ञात करें, तो यदि 9 ऋण x वर्ग, यह इस वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब 9 ऋण x वर्ग का मान जो आना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो इसे हल करें कि 9 ऋण x वर्ग बड़ा या बराबर होना चाहिए काय के 0 के। अब अगर हम दोनों पक्षों में x वर्ग, असमीका है तो दोनों पक्षों में x वर्ग जोड़ें, तब यहाँ बचेगा 9 बड़ा या बराबर x वर्ग, यह हो जाएगा।
या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स वर्ग छोटा या बराबर है कैसे 9 से। अब एक्स वर्ग छोटा या बराबर 9 तो इसका वर्ग हट के वर्गमूल, इसकी वर्गमूल लिख लेंगे 2, ऋण के 3 और धन का 3। तो यह आ जाएगा कि ऋण का 3 छोटा या बराबर है एक्स और एक्स छोटा या बराबर है 3 से। इस प्रकार इसे हल किया जाता है जब असमीका में हो। तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत डोमेन, वो क्या हो जाएगा ऋण 3 से धन का 3, और यहाँ बराबर लगा है तो बंद अंतराल, यानी ऋण के 3 से धन के 3 तक यह बंद अंतराल, यह इसका हो जाएगा डोमेन। डोमेन यानी जो मान हम रख सकते हैं। ऋण 3 से धन के 3 के बीच की संख्या रख सकते हैं, ऋण 3 भी रख सकते हैं, धन का 3, क्योंकि ऋण 3 रखेंगे तब भी 0 बचेगा, यहाँ धन का 3 तब भी 0। इसके बाहर की संख्या नहीं रख सकते, जैसे इसके बाहर कोई भी संख्या रखें, ऋण के 4 रखें तो ऋण 4 का वर्ग 16, तो यहाँ प्लस के 16 और ऋण यह है तो ऋण के 7 जो कि वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या का मान प्राप्त नहीं होगा। तब इसका मतलब है यह इनके बीच की संख्या हम रख सकते हैं, यह हो जाएगा इसका प्रांत। अब अगर हमको ज्ञात करना है इसका सह प्रांत तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे और इसकी रेंज, तो सह प्रांत ज्ञात करने के लिए लेंगे हम एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 ऋण एक्स वर्ग। तो एफ एक्स की जगह अगर हम वाई रख लें तो 9 ऋण एक्स वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ आ जाएगा वाई वर्ग बराबर 9 ऋण एक्स वर्ग। तो यहाँ x का मान निकालना है तो x वर्ग का हम इस साइड पक्षांतर कर दें, y वर्ग का इस साइड, तो 9 ऋण y वर्ग। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा जो अंडर रूट 9 ऋण y वर्ग। तब इसका मतलब है y के कौन कौन से मान रख सकते हैं, ऋण 3 छोटा या बराबर y और y छोटा या बराबर 9, 3 आएगा प्लस का 3। तब इसका जो सह प्रांत होगा कोडोमेन, इसका जो सह प्रांत, किस प्रकार सह प्रांत निकाला जाता है, सह प्रांत कोडोमेन वो हो जाएगा ऋण 3 से, y के मान देखते हैं, ऋण 3 से धन के 3 और बंद अंतराल में, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा है। और इसका परिसर जो रेंज होगी, परिसर हमको कौन सी मान प्राप्त होंगे, अगर हम ऋण 3 और धन के 3 के बीच संख्या रखें तो ऋण का 3 रखेंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखें, यहाँ अगर हम ऋण का 3, जो ऋण 3 से 3 के मान हम रख सकते हैं तो जो मान प्राप्त होते हैं वह होती है परिसर यानी रेंज। कौन से मान प्राप्त हो सकते हैं, अगर हम ऋण 3 रखें तो 0 आएगा, धन के 3 तो 0, यहाँ ऋण का 1 रखें, ऋण का 1 रखें तो ऋण का 1 रखेंगे तो ऋण का धन 8 बचेंगे, 8 का वर्गमूल 2 करनी 2 हो जाएगा, 2 रखें 2 का वर्ग 4, 5 आएगा, 5 का वर्गमूल 2.3। इसका मतलब जितना भी मान प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होगा 0 से लेकर 3 के बीच में। ऋणात्मक मान तो प्राप्त कभी होगा ही नहीं इसमें ऋणात्मक कोई भी मान रख लें, ऋण के 2 रखें, ऋण के 1 रखें, 0 रखें, धन के 1, धन के 2, धन के 3 तक रख सकते हैं। तब हमको जो मान प्राप्त हो रहा है वो 0 से लेकर 3 के बीच का मान, जैसे करनी 8 है तो 8 का मान भी 2 दशमलव में आएगा, करनी 8, 2 करनी 2, यानी तो जो इसका मान प्राप्त होगा वो होगा, यहाँ आ जाएगा, अगर ऋण का 1 रखें तो ऋण का 1 का वर्ग 1, यहाँ 8 वर्गमूल 8, इसका मतलब 3 से छोटा मान प्राप्त होगा हमको, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ 8 आ रहा है तो 3 से छोटी संख्या, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो प्राप्त होगी ही नहीं। तब इसका मान जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 से लेकर धन के 3 तक। कोई भी मान रख दें इनके बीच में, तब हमको 0 3 के बीच का भी मान, इन्हीं के बीच में संख्या प्राप्त होंगी, तब यह इसकी हो जाएगी रेंज, यानी 0 से 3। ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होना है तब इसकी रेंज यही होगी 0 से 3 के बीच में। 0 भी हो सकती है और 3 कब होगी, जब हम 0 रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो 9 ऋण 0 यानी 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसका जो तीसरा प्रश्न है कि एक फलन एफ एक्स बराबर 2x ऋण 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है f0 का मान, f7 का मान और f ऋण 3 का मान ज्ञात करना है। तो पहला हल करें,
अगर हम f0 निकालें तो f(x) बराबर 2x ऋण 5, तो f0 निकालेंगे तो x की जगह 0 रख दें तो 2 गुणित 0 ऋण 5, 2 शून्यम 0 ऋण 5 बराबर 5। यह पहला आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा, इसी प्रकार ये तीनों करनी है। f7 तो x की जगह क्या करना है, 7 रख दें अपन, ऋण के 5, 7 दूनी 14 ऋण 5 यानी आ जाएगा 9। यह इसका आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार f-3 रख लेना यहाँ पर, तब 3 दूनी 6 ऋण की 6 और ऋण की 5 ऋण की 11 आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। तो TC बराबर 9C/5 धन 32। यहाँ अपन को 3 क्वेश्चनों में T0, T28 और T ऋण के 10 का मान ज्ञात करना है। इसमें TC बराबर 212 जब C का मान ज्ञात कीजिए तो पहला हल करें कि T0, तो T0 बराबर, चूँकि TC बराबर 9C/5 तो 9C की जगह 0/5 धन 32, तो 9 शून्यम 0/5 धन 32 यानी 5 शून्यम 0 धन 32 यानी आ जाएगा 32। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। यह कर रहे हैं हम चौथा क्वेश्चन। यहाँ TC बराबर चूँकि दिया है अपन को, TC बराबर 9C/5 धन 32। अपन को अब चौथा क्वेश्चन में पूछा है कि TC का मान यदि 212 है तब C का मान क्या होगा। तो TC का मान रख दें अपन 212 बराबर 9C/5 धन 32। 32 का पहले पक्षांतर कर दें तो 212 ऋण 32 बराबर 9C/5। अब 212 में से अगर हम 32 घटाएं तो 180 बराबर 9C/5। 5 का 3 गुणा तो 180 गुणित 5 बराबर 9C। 9 बटे में आ जाएंगे तो 180 गुणित 5 बराबर C/9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और यह 0, 20 25 100 यानी C का मान आ जाएगा। C का मान कितना आ जाएगा, 20 25 100 यानी 100। यह इसका आंसर हो जाएगा।